साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और डीबीटी जीआरएफ के कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उसी क्रम में आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि ड्यूरिंग द यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन कौन सा ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे आपको भरना है, डिग्रेड द आरएनए प्राइमर बाय 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय मैं आपको एक चीज बता दूं। जब भी आप यहाँ पे रेप्लिकेशन पढ़ते हैं, वहां पर आपको एक आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब आप प्रोकैरियोट का पढ़ेंगे तो वहां पे आपका पॉलीमरेज होगा, जो आपके पॉली आरएनए के प्राइमर को रिमूव करेगा। लेकिन जब हम यूकैरियोटिक के रेप्लिकेशन को पढ़ते हैं, तो वहां पर जब हमें आरएनए प्राइमर को हटाना होता है, तो एक चीज याद रखिएगा कि आपके दो एंजाइम्स होते हैं जो मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं। एक आपका आरएनएज एच होता है, जो कि आपको मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व कराए होंगे। आरएनएज एच जो होता है वो रिमूव करता है, और एक आपका फेन वन करता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो आपका आरएनएज एच होता है, और ये दोनों ही जो होते हैं ये आपके यूकैरियोटिक के केस में काम करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। और इसके बाद आरएनएज एच जो होता है ये आपके आरएनए और डीएनए, ऑब्वियस सी बात है, इनके हाइब्रिड को ब्रेक करेगा, लेकिन ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड को नहीं ब्रेक कर पाता है। ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक होता है। तो उसकी जो फिर जो आपका लास्ट राइबो न्यूक्लियोटाइड होगा, जो आपका डीऑक्सी से जुड़ा हुआ होगा, उसको रिमूव करने के लिए फेन आता है। ठीक है। तो हालांकि जब आप इसको बुक्स में पढ़ेंगे तो ये आपकी दो थ्योरी दी गई है, जिसमें आपका आरएनएस मॉडल दिया गया है, जिसमें पहले आरएनएस एच काम करेगा, तो लास्ट का ल्यूकिनोटाइड ये ब्रेक नहीं कर पाएगा, उसके लिए आपका फेन चाहिए होगा। और एक मॉडल में दिया गया है जो कि आपका फेन करता है, जो कि वो पूरा का पूरा निकाल देता है। तो और इसके अलावा जो आपके फेन मॉलिक्यूल होता है आपका बेसिकली एंडोन्यूक्लियस होता है, लेकिन इसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका फेन वन होगा, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2019 में भी आरएनएस एच से क्वेश्चन आया है। फेन वन का क्वेश्चन आपका अभी रिसेंट में ही आईसीएमआर के एग्जाम में आया है। तो ये पर्टिकुलर चीज को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो क्वेश्चन आईडी आपकी 1252 है, उसका जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका 5006 होगा। इसके बाद इनहेंसर से भी इन्होंने बार बार क्वेश्चन पूछे हैं, जो कि मैंने आपको 2018 और 19 के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। एक क्वेश्चन आपका रह गया है, इसको भी देख लीजिए कि नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इनहेंसर। तो इनहेंसर, जैसा कि हमने उस क्वेश्चंस के आंसर्स में सीखा था कि इनहेंसर जो होते हैं वो अपने काम करने के लिए वो लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता है कि इनहेंसर जो होगा वो बहुत करीब होगा तभी अपना इफेक्ट दिखा पाएगा, या दूर होगा तो इफेक्ट दिखा पाएगा। तो यानी कि ये आपके इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लोकेशन होता है, ये भी बात आपकी ट्रू है। और इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स ओरिएंटेशन, ये दोनों ही बात आपकी ट्रू है। और आपका जो इनहेंसर होगा वो ट्रांसक्राइब जब करेगा तो आपका इनहेंसर आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, ये भी बात आपकी ट्रू है। तो यानी कि ये आपका कंजर्व इन द इवोल्यूशन, यही बात यहाँ पे गलत बोली गई है। तो यानी कि ये इवोल्यूशन में कंजर्व्ड नहीं है। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 5064 होगा। ठीक है। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी मैंने रिसेंट में ही खत्म किया है, डीएनए से आरएनए और जो कि आपका लैकोपेरॉन तक की स्टोरी थी। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि द मोटिव कॉमनली फाउंड इन द कोर प्रमोटर ऑफ यूकैरियोटिक प्रोटीन कोडिंग जीन। तो जैसा कि आपको मैंने वहां पे रटवाया था कि कुछ आपके प्रमोटर्स के पास होते हैं। हालांकि प्रमोटर पे क्या होता है, प्रमोटर पे आपका आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है, और कुछ वहां पे सीक्वेंस होते हैं जिससे आपका ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होता है। ठीक है। तो चूंकि मैंने आपको रटवाया था कि जो आपका प्रिबनाव बॉक्स होता है, पी से प्रिबनाव, पी से प्रोकैरियोट, तो यानी कि ये मेरा प्रोकैरियोट में होगा, तो ये ऑप्शन मेरा कैंसिल हो जाएगा। कोजाक सीक्वेंस जो होता है, ये आपको मैंने रटाया था कि आपका जो, जब मैं ट्रांसलेशन कराऊंगा, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, कोजैक का नाम बार बार आया है तो हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। ट्रांसलेशन के समय मेरा साइन डलगार्नो सीक्वेंस जो होता है, यानी कि जो आपका साइन डलगार्नो सीक्वेंस होता है, ये मैंने आपको बताया था कि ये आपका प्रोकैरियोट्स में होता है। और कोजाक सीक्वेंस जो होता है वो मेरा यूकैरियोट होता है, जो कि आपके यूकैरियोट के केस में पाया जाएगा। और साइन डलगार्नो सीक्वेंस को मेरा स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट जो होता है वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। तो ये वाली कहानी आपको अच्छे से याद रखनी होगी, जो कि आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि मेरा कोजाक सीक्वेंस भी कट जाएगा। हालांकि बीआरई सीक्वेंस जो होता है ये मेरे यूकैरियोटिक में पाया जाता है, बट चूंकि इन्होंने कोजाक दे दिया है जिसका ट्रांसलेशन से रिलेशन है, तो इस वजह से ये आंसर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और आपका जो टाटा बॉक्स होता है ये आपके यूकैरियोटिक के केस में होता है, और मोटिव 10 एलिमेंट, तो यानी कि इसका जो मोस्ट करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो आपका सेकंड ऑप्शन बनेगा। तो यानी कि इस तरीके से जो भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है उसके बेसिस पे आप आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यानी कि 573 का जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका 2290 होगा, जो कि आपका टाटा बॉक्स होगा, मोटिव 10 होगा। बाकी ये हर बार पेपर में कोजाक सीक्वेंस का नाम लाते हैं, तो याद रखिएगा ये आपका ट्रांसलेशन के समय यूकैरियोटिक के केस में क्या होता है, कोजाक सीक्वेंस मुझे चाहिए होता है।
ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका प्रोटीन फोल्डिंग से है, इसको भी समझ लीजिए। प्रोटीन फोल्डिंग मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। कह रहे हैं कि ये आपका हाईली कोऑपरेटिव फिनोमिना होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन दिस कोऑपरेटिविटी को कौन डिफाइन करता है? तो यानी कि अब ये ऑप्शंस पढ़ते जाइए। इफ वन प्रोटीन अनफोल्ड इट फोर्सेस अ नियर बाई प्रोटीन टू अनफोल्ड, गलत बात भाई। एक प्रोटीन अनफोल्डिंग होगा, दूसरा क्यों अनफोल्ड हो जाएगा? ये गलत है। इफ वन प्रोटीन चैन फोल्ड इट फैसिलिटेट द फोल्डिंग ऑफ ए नियर बाई चैन, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अलावा मैनी मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीपेप्टाइड कम टुगेदर टू फॉर्म एट द सेम टाइम, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे जो का कोऑपरेटिविटी का जो यहाँ पे डिफाइन करता है वो आपका क्या होता है? द प्रोटीन चेन कंप्लीटली अनफोल्ड इफ की इंटरेक्शन, याद रखिएगा जो उनके मेजर इंटरेक्शन है। मान लीजिए कि आपका ये प्रोटीन है जो फोल्ड होके इस तरीके से हो गया, लेकिन अगर इसमें एक की इंटरेक्शन होगा, सपोज दैट मैं इसको कोई भी बॉन्ड कह देता हूं, अगर वो पर्टिकुलर बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये प्रोटीन क्या हो जाएगी? खुल जाएगी। तो यानी कि आपका जब अगर आप अनफोल्ड हो जाएगा, अगर इसका की इंटरेक्शन क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। तो इसको हम सिंपली क्या कहते हैं? ऑल और नन मैनर के फॉर्म में, यानी कि या तो बंधेगा तो पूरा बंधेगा, नहीं बंधेगा तो कुछ नहीं बंधेगा। तो यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और प्रोटीन फोल्डिंग भी आप पढ़ के जाइएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर में आपको मिल जाएगा मेरे प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो प्रोटीन फोल्डिंग आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बहुत सारी जो आपकी डिजीज होती है जो कि आपके प्रोटीन की मिस फोल्डिंग से होती है, तो उन सब चीजों को रिकॉल करिएगा। बाकी रामाचंद्रन प्लॉट मैंने पढ़ाया हुआ है, वहां से क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि हाउ मेनी एटॉमिक पोजिशन आर रिक्वायर्ड टू मेजर अ डाईहेड्रल एंगल। तो डाईहेड्रल एंगल आपका फाई था और क्या था? आपका साई था। तो याद आया ना? याद भी कराया था कि साई को याद रखिएगा, फाई जो होता है ये आपका एनसी अल्फा के बीच में होता है, और साई को सीसी याद कर लीजिएगा, साई। तो सी अल्फा सी के बीच में जो होता है ये आपका साई होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि मुझे कितने एटॉमिक पोजीशन चाहिए? 1 2 3 4। तो यानी कि आपका 4 जो होगा वो इसका राइट आंसर निकल आएगा। और इन सब चीजों को याद रखिएगा, रामाचंद्रन डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पढ़ा दिया है, रामाचंद्रन के क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दिए हैं, और आपको पर्टिकुलर बढ़िया सा लेक्चर भी आपका अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि आज एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, तो इसको भी समझ लेते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आपका 2018 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का क्वेश्चन है। बाकी यहाँ से ऐसा नहीं है कि डिट्टो यही क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाएगा, बट फिर भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आपका आपको लगाना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पे कह रहा है कि आपका रिजल्ट ऑफ एन इन विट्रो फॉस्फोराइलेशन ऐसे है जहां पे प्रोटीन यूजिंग गामा फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ वेरियस काइनेज। ठीक है, तो काइनेज जो होते हैं ये आपके पर्टिकुलर एंजाइम होते हैं जो फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल पे। ठीक है, जैसे आपका हेक्सोकाइनेज होता है जो कि आपका ग्लूकोज को क्या करता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। तो यहां तक मुझे कोई समस्या नहीं हुई। यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है। लेन 1 है, लेन 2 है, लेन 3 है, लेन 4 है। पहले लेन में क्या हुआ है? आपको ऑटो रेडियोग्राफ शो किया गया है, यानी कि मुझे बैंड दिख रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे करेक्ट इन्फ्रेंस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या चीज है? पहले लाइन में मुझे कोई भी बैंड नहीं दिख रहे हैं, और इस लेन 1 में क्या कह रहा है कि मैंने कोई काइनेज का इस्तेमाल नहीं किया। नहीं कि अगर आपने नो काइनेज का इस्तेमाल किया तो ऑब्वियस सी बात, अगर आपने काइनेज किया नहीं तो फास्फोराइलेशन होगा नहीं, तो आपको बैंड नहीं दिखना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है जो मुझे फर्स्ट में दिख रहा है। दूसरे लेन में इन्होंने किसी एक काइनेज का इस्तेमाल किया जिसका नाम काइनेज 2 है। ठीक है, काइनेज 2 का इस्तेमाल किया तो मुझे फास्फोराइलेशन दिखा, और एक बैंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस पोजीशन पे। फिर इन्होंने क्या किया है? थर्ड लेन में इन्होंने काइनेज 2 को यूज किया है, फॉलोड बाय इनएक्टिवेशन ऑफ काइनेज, मतलब काइनेज डाला और तुरंत उसको इनएक्टिवेट कर दिया। तो और उसके बाद एक काइनेज थर्ड भी तुरंत डाल दिया, यानी कि 2 और 3 साथ में डाला, बीच में इन्होंने इनएक्टिवेट किया। तो यानी कि मुझे दो बैंड देखने को मिले। एक तो दो वाली पोजीशन पे देखने को मिल रहा है, यानी कि जब आपने काइनेज 2 डाला तो जो ये पहला बैंड आपको आया है ये आपको काइनेज 2 की वजह से आया है। बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, और आपने इनएक्टिवेट किया, लेकिन उसके बाद आपने जब काइनेज थर्ड डाला तो वो बैंड आपको यहां देखने को मिला। चौथे एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया है कि आपने पहले काइनेज थर्ड डाला है और फिर आपने इनएक्टिवेट किया है। तो यानी कि अगर आपका काइनेज थर्ड पहले एक्टिवेट हुआ या उस वो पहले कार्य किया तो आपको बैंड यहां पर मिलना चाहिए था, जो कि आपको नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं? बहुत ही ध्यान से समझिएगा, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो यहाँ पे मुझे कोई बैंड नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने उसको इनएक्टिवेट करने के बाद दूसरा काइनेज चलाया, मतलब काइनेज 2 लगाया, उससे मुझे उसी पोजीशन पे बैंड मिला। तो यानी कि मुझे काइनेज 2 हर जगह पे बैंड देखने को मिल रहा है जब भी मैंने फास्फोराइलेशन किया है। तो ऑप्शंस को अब समझिए। द प्रोटीन कैन नॉट बी फास्फोराइलेटेड बाय एनी काइनेज, गलत बात भाई। अगर काइनेज काम ही नहीं कर रहा है तो आपको बैंड कहां से दिख रहे हैं? कोई यहाँ पे पेन से तो बना नहीं दिया गया, तो यानी कि अगर आपको एक्सपेरिमेंट पे बैंड दिख रहा है तो यानी कि काइनेज आपका काम कर रहा है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है
कि काइनेज 3 फॉस्फोराइलेट टू साइड ऑफ द प्रोटीन, गलत बात, क्योंकि ये जो दो बैंड देखने को मिल रहा है ये मुझे दो बार मैंने दो डिफरेंट काइनेज को यूज किया है उसकी वजह से देखने को मिल रहा है, तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद काइनेज 2 कैन फॉस्फोराइलेट द प्रोटीन इंडिपेंडेंट ऑफ द काइनेज 3, तो ये बात बिल्कुल सही है कि काइनेज 2 को जो फॉस्फोराइलेशन किया तो मैंने पहली बार ही डाला तो मुझे बैंड यहाँ पे दिख गया, यानी कि काइनेज 3 की आवश्यकता नहीं है उसको एक्टिवेट होने के लिए, तो ये ऑप्शन मुझे ट्रू लग रहा है। लेकिन अभी मैं चौथा ऑप्शन भी पढ़ूंगा और चौथे ऑप्शन में कह रहा है कि काइनेज 3 कैन फॉस्फोराइलेट द प्रोटीन इंडिपेंडेंट ऑफ द काइनेज 2, तो ये बात जो है वो गलत है, क्योंकि काइनेज 3 कैन फॉस्फोराइलेट द प्रोटीन इंडिपेंडेंट ऑफ द काइनेज 2, यानी कि अगर इस कंडीशन होती तो मुझे लेन 4 में काइनेज 3 वाले पोजीशन पे, समझ रहे हैं, यहां पर मुझे बैंड दिखना चाहिए था जो मुझे नहीं दिख रहा है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स हो जाएगा, तो यानी कि थर्ड स्टेटमेंट जो होगा वो मेरा ट्रू होगा। ठीक है, तो काफी बढ़िया क्वेश्चन मैं कहूंगा, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्वेश्चन आपके पास आएंगे। बस एक मेरा आपसे रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने इतनी अच्छी तैयारी की है तो ऐसे क्वेश्चन को एक बार होल्ड पे रखिएगा। ठीक है, पहले आप पूरे एक बार पेपर को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अब पेपर का पैटर्न बदल गया है, तो हो सकता है कि आपको इसके एवज में आसान आसान क्वेश्चन मिल जाए या आपको जिसमें ज्यादा आपको माथापच्ची ना करनी हो, तो पहले आप वैसे क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लीजिएगा, जब आपके वहां से कंप्लीट नहीं होंगे तब आप इस तरीके के एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन पे जाइएगा। ठीक है, तो यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, बाकी समय कम है, कार्य ज्यादा है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और अब यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई नई चीजें पढ़ाने का सेंस नहीं है, तो अगर कुछ जो भी चीजें मुझसे बन सकेगी तो कोई टॉपिक मैं रिवाइज करा दूंगा या फिर कुछ और भी चीजें जो भी हो सकेगा। 2-4 दिन है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ही सारा काम करना है, खूब अच्छे से रिवाइज करिए इस प्लेलिस्ट में जो चीजें हैं। बाकी जो चीजें मैं नहीं करा पाया और मैंने बोला कि ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस पर्टिकुलर चीज को आप देख कर जाएंगे। ठीक है, तो आशा है ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।